जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, ये लाइव सेशन चल रहा है और लाइव सेशन का दूसरा लेक्चर है जिसको हम नागपुरी जिसमें नागपुरी की ग्रामर में वर्ण आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मेरा पहला लेक्चर था उसके सिलेबस पे कि कैसे स्कोर किया जाना है, नागपुरी को क्यों चूज करना है, शिष्ट साहित्य से कितना मार्क्स आते हैं, आपके लोक कथा से कितने आते हैं, व्याकरण से कितने आते हैं, बड़े ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। वो भी वीडियो आपको दास सर लर्निंग ऐप पे मिल जाएगा, जाकर के आप वहां पे देख सकते हैं। तो चलिए आज हम चलते हैं आपका वर्ण पे। वर्ण का पहला लेक्चर है ये और आपका लाइव सेशन का दूसरा लेक्चर, ठीक है। चलिए अब यहां से हम चलते हैं डायरेक्ट। अब हम यहां से कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं नागपुरी का। ये जो सिलेबस हम स्टार्ट किए हैं बेसिकली स्पेशली सचिवालय और दरोगा वो स्टार को फोकस करके ये बैच मैंने बनाया हुआ है आप सबों के लिए, ताकि आप सभी अपने कंधे पर स्टार सजा सकें। इस कोर्स को बेसिकली टोटल सचिवालय प्लस दरोगा के लिए ही डिजाइन किया गया है, उसी फॉर्मेट से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चलते हैं आज की क्लास पे व्याकरण। अब चलिए अब यहाँ पे टॉपिक पे चलते हैं। व्याकरण देखिए, व्याकरण कर दरकार। जैसे देखिए क्या है, व्याकरण कर दरकार में हम वर्ण से पहले वर्ण की कुछ अहमियत को जानते हैं, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। कई बार लड़कों का कॉल आया कि सर 70-75 स्कोर हो रहा है लेकिन आगे स्कोर नहीं जा रहा है। तो मैंने पहला लेक्चर में बताया हुआ कि 10 से 15 क्वेश्चन वो बैकग्राउंड से पूछे जाते हैं, विविध से पूछे जाते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन नहीं बन पाते और वो हाइट लड़के लोग अटेंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अब बड़े अच्छे ढंग से हर एक चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करते जाऊंगा। अब बस लाइव सेशन से जुड़िए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलिए अब चलते हैं। देखिए अब व्याकरण में क्या है, भाषा। देखिए भाषा का 3 रूप होता है। हम भाषा से स्टार्ट किए फिर वर्ण पे पहुंचेंगे। भाषा का 3 रूप होता है, पहला मौखिक, दूसरा लिखित, तीसरा हो गया सांकेतिक, ठीक है। भाषा देखिए यहां लिखा हुआ, भाषा कर पहल रूप बोली होवेला, उके भाषा कर दर्जा तब तक नहीं दिल जा सकेला जब तक कि उके व्याकरण से बांधल नहीं जाएला। मतलब क्या है कि भाषा का पहला रूप बोली है और उसको भाषा का दर्जा तब तक नहीं दे सकते हैं हम जब तक कि उसको व्याकरण से बांध न दें। व्याकरण आएगा तो ही एक वो भाषा समृद्ध, सुदृढ़ और लोगों तक व्याप्त होगी, ठीक है। चलिए अब भाषा व्यापकता पाए लेवेला। व्यापकता मतलब माने वो समृद्ध हो जाती है कब, तबे राजभाषा या राष्ट्रभाषा का ठाव पावेला। जब पहले तो उसको क्या होगा, व्याकरण से भाषा बनना होगा और भाषा जब व्यापकता पा लेता है तब जाकर के वो राष्ट्रभाषा और राजभाषा में परिणित होता है, ठीक है। देखिए व्याकरण कर मजबूत परंपरा कर चलते नागपुरी झारखंडी भाषा में आपन खास ठाव रखेला। क्या है कि जो नागपुरी का जो व्याकरण है वो मजबूत होने के चलते क्या है कि नागपुरी भी झारखंड की अन्य भाषाओं में एक मुद्र ठाव, एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। चलिए देखिए व्याकरण का संधि विच्छेद क्या, वी जोड़ आ जोड़ करण। मतलब माने बे से सोचे समझे कर समझाए। व्याकरण यही है ना, सोचने समझने और समझाती भी है व्याकरण, ठीक है ना, आपको समझाएगी भी और सोचते समझने का ये सबका कंसेप्ट डेवलप करता है व्याकरण से। चलिए अब चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम क्या चलते हैं कि जब व्याकरण की बात करते हैं, जब वर्ण पे पहुंचेंगे उससे पहले व्याकरण देखते हैं कि व्याकरण को नागपुरी में जो व्याकरण बुक है वो किताब है किनके द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे जो है एकदम वीवीआई एकदम है, वीवीआई है, 1 क्वेश्चन फिक्स है, याद रखिएगा 1 मार्क्स आपका यहाँ से एकदम फिक्स है एकदम। देखिए यही सब क्वेश्चन है मेरे दोस्त, नहीं बन पाते हैं और लोग कहते हैं कि वर्ण तो पढ़ लिए। देखिए ये व्याकरण आपका जो देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जिनके द्वारा लिखा गया, नागपुरी लेखक के द्वारा, राइटर के द्वारा, जो बहुत ही अहम है, बार बार पूछे जाते हैं, इसको रट्टा लगा लेना है। देखिए क्या है, मुद्र व्याकरण किताब, ठीक है। देखिए उससे पहले नागपुरी व्याकरण सबसे पहले अंग्रेजी में लिखलक, ठीक है। सबसे पहले किसमें लिखा गया, अंग्रेजी में। तो पूछ लेगा क्वेश्चन कि नागपुरी जो व्याकरण सबसे पहले कौन भाषा में लिखल गलक, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सबसे पहले अंग्रेजी में लिखा गया है नागपुरी व्याकरण, ठीक है। चलिए देखिए कौन है, नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। क्या है, नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। रेव EH विटली ने लिखा है, रोमन वही अंग्रेजी में आपको बताया, यही पहला व्याकरण है।
दूसरा देखिए ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज, ये कोनार्ड बुकआउट ने लिखा है। ग्रामर ऑफ द नागपुरी सदानी लैंग्वेज कोनार्ड बुकआउट ने लिखा है। नोट्स ऑन द नागपुरिया हिंदी, ये लिखा है E.H. व्हिटली ने। सेम यहाँ पे जो है ये आपको 1914 में लिखा है। ईयर नेसेसरी नहीं है, लेकिन व्याकरण का नाम प्लस राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही पूछेगा। तो नोट्स ऑन द नागपुरिया हिंदी लिखा है E.H. व्हिटली ने, ठीक है। लैंग्वेज हैंडबुक सदानी किसने लिखा है? फादर हेनरिक फ्लोर ने। लैंग्वेज हैंडबुक सदानी लिखा है फादर हेनरिक फ्लोर ने, ठीक है। ए सिंपल सदानी ग्रामर फादर पीटर शांति नौरंगी VVI है। क्या है? ए सिंपल सदानी ग्रामर किसने लिखा है? फादर पीटर शांति नौरंगी ने। और याद रखिएगा पहला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ चलिए, नागपुरी भाषा और साहित्य किसने लिखा है? प्रोफेसर केसरी कुमार ने। नागपुरी भाषा और साहित्य प्रोफेसर केसरी कुमार ने लिखा है। ये यहाँ पे हो गए। अब देखिए यहाँ पे और 3 है, तो ये 9 बुक आपको एकदम रट्टा मार के एकदम बैठ जाना है कि ये भूलना नहीं है। नाम टफ है, बुक थोड़ा सा अटपटा है, मानते हैं, तो चीजों को रिवाइज कीजिएगा 2-3 बार। ऐसा तो है नहीं रॉकेट साइंस, 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। एक बार में हो सकता है भूलिएगा, 2 बार भूलिएगा, तीसरा बार से नहीं भूलिएगा। चलिए, नागपुरिया सदानी बोलीकर व्याकरण है 7वां, पीटर शांति नौरंगी ने लिखा है। नागपुरिया सदानी बोलीकर व्याकरण पीटर शांति नौरंगी ने लिखा है। नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय किसने लिखा है? पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी ने। ये भी VVI है। क्या है? नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय किसने लिखा है? पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी ने। नागपुरी भाषा किसने लिखा है? श्रवण कुमार गोस्वामी ने, ठीक है। नागपुरी भाषा डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी ने। ये 9 बुक एकदम कंठस्थ कर लेना है, ठीक है। जहां मैं बोलूं कर लेना है उसको करके खत्म कर लेना। आज का होमवर्क है आप लोग का। चलिए अब चलते हैं, वर्ण से पहले हम चलेंगे ध्वनि। ध्वनि शब्द कर प्राण के। क्या है? ध्वनि जो है शब्द का प्राण है। ध्वनि बगैर ध्वनि शब्द कर कल्पना नहीं करल जाए। बिना ध्वनि का शब्द का कल्पना कैसे करेंगे? ध्वनि निकलती है तो ही तो शब्द बनते हैं। ध्वनि के जब लिखित रूप देल जाला तब वर्ण कहला। देखिए अब आया ना, अब हम यहाँ चलेंगे वर्ण पे। क्या है कि ध्वनि को जब लिखित रूप दिया जाता है तो उसको वर्ण कहते हैं। अब यहाँ से वर्ण चलेंगे, ये थी वर्ण की भूमिका। अब वर्ण से हम यहाँ चलेंगे। देखिए, मूल ध्वनि जेकर खंड या भाग नहीं करल जा सकेला वर्ण है कहीं। क्या है? वैसा मूल ध्वनि जिसका खंड या भाग नहीं कर सकते हैं उसको वर्ण कहते हैं, ठीक है। आपका जो एक्सप्लेनेशन है सेम हिंदी की तरह ही समझिए। आपको अगर सहूलियत होगा, हम बता रहे हैं, आप हिंदी व्याकरण सामने लेके बैठिए, आपको सारा चीज का डिफिनेशन सेम मिलेगा। कहीं 4 भेद है तो वहां 3 भेद होगा, लेकिन 3 भेद है 4 भेद है तो वो 3 भेद आपका जो मान लीजिए हिंदी में 4 भेद दिया है, नागपुरी में 3 भेद है, तो 3 भेद का जो डिफिनेशन है ना, वही नागपुर जो हिंदी में है वही सेम डिफिनेशन है, सेम फंक्शन है, सेम उदाहरण है, लगभग 90%। इसलिए आपका यहाँ हिंदी ग्रामर भी तैयार होगा। और SC/ST कैंडिडेट का सीट बराबर खाली चल जाता है। 2018 में 300 सीट खाली चला गया, उतनी बड़ी वैकेंसी आती नहीं है। तो मेरे दोस्त मैं यहाँ आपको जो हिंदी आपको यहाँ भी क्वालिफाई करा रहा हूँ। पेपर 1 याद रखिएगा, जो कि 60 क्वेश्चन का आता है, इंग्लिश 60 क्वेश्चन का, तो आपका बड़ी इजी में नागपुरी ग्रामर के साथ हिंदी ग्रामर में भी मैं करा दूंगा बहुत अच्छे ढंग से। 60 में 40+ आराम से केवल हिंदी में स्कोर कीजिएगा, इंग्लिश में तो कुछ कर ही लीजिएगा 5-10 स्कोर, तो इजी में आपका पेपर 3 भी क्लियर रहेगा। चलिए अब आते हैं वर्ण पे, ठीक है। देखिए, मूल ध्वनि जिसका खंड या भाग नहीं किया जा सकेला वर्ण कहला। मूल ध्वनि में यही है हर सही व, इसको अब तो नहीं खंड कर सकते हैं, ये एकदम मूल ध्वनि है, ठीक है ना, सबसे छोटी इकाई है। अब चलिए, उच्चारित भाषा चाहे वाणी कर सबसे छोटी इकाई का है। ये क्या वर्ण क्या है? जो भी उच्चारित भाषा है तो उसका वाणी का सबसे छोटा इकाई ये है जो वर्ण होता है, जैसे अ, ठीक है ना, सबसे छोटा इकाई है, ठीक है ना। अ में कुछ और जुड़ेगा, व्यंजन जुड़ेंगे तो आपके क्या होंगे? शब्द बनेंगे। चलिए अब क्या है? देखिए हिंदी देखिए यहाँ देवनागरी का फॉर्मेट किए हुए हैं, यहाँ नागपुरी का, तो आगे स्लाइड में आपको मिलेगा नागपुरी का। यहाँ पे हिंदी हम समझा देते हैं। देखिए हिंदी में क्या है? टोटल वर्ण 52 है, याद रखिएगा, टोटल वर्ण 52 है। स्वर देखिए कितने हैं? 13 स्वर हो गया आपका 13, और व्यंजन हो गया आपका 39, टोटल 52। ऐसे फॉर्मेट से आप लोग को PDF भी मिलेगा, जरा से भी मत घबराइए। 52 स्वर 13 व्यंजन 39। अब देखिए स्वर 13 देखिए, अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ऐ औ औ अंग अ, ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब यहाँ देखिए अंग और अह जो है, ये देखिए अन्न जो है स्वर प्लस व्यंजन का मेल है, अह जो भी है स्वर प्लस व्यंजन का मेल है। तो ये इसको हम स्वर और व्यंजन दोनों में काउंट करेंगे या फिर दोनों में नहीं में काउंट करेंगे। दोनों में या तो दोनों है या तो कोई नहीं है, तो इसको एक अलग नाम दिया गया अयोगवाह, ठीक है ना।
ये क्या है, अयोगवाह। अंग, अन और अह क्या कहलाता है, अयोगवाह। ठीक है, तो याद रखिएगा ये टोटल देख रहे हैं आप, ये टोटल कितना है 13। अब जिसमें अंग और आह को अगर अयोगवा काउंट कर लिए तो 13 - 2 11, 13 - 2 करेंगे तो मेरा 11 हुआ। ठीक है, तो यह याद रखिएगा आगे यह ना तो स्वर है न ही व्यंजन वर्ण होता है, और अह, अन और आह, ठीक है, ये अयोगवाह कहलाता है ये दो शब्द। तो मेरा क्या हो गया यहाँ पे आपका, याद रखिएगा 11 आपका एक्चुअल जो हो गया आपका स्वर वर्ण हो गया। उसी तरह देखिए व्यंजन में, व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अयोगवाह, इतना में इसको बांटा गया है। ठीक है, अब स्पर्श में देखिए आप लोग बचपन में पढ़े ना, क ख ग घ बताने की जरूरत तो है नहीं, तो क ख ग घ हुआ कंठ। ठीक है, तालवे से च छ ज झ इया, आपका मूर्धन्य से ट ठ ड ढ मूर्धन्य, दंत दंत से आपका क्या है त थ द ध न, ओष्ठ हो गया प फ ब भ म। ठीक है, तो ये आपका देखिए यहाँ पे कितना हो गया आपका 1 2 3 4 5, ये 25 हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है, य र ल व, ये हो गया आपका यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ प्लस ऐड कर देंगे 4। फिर देखिए उस व्यंजन में क्या हो गया आपका, ताले वर्ष, मूर्धन छ, दंत स, ह, 4 अक्षर यहाँ पे आपका हो गया। ठीक है, ये 4 अक्षर का यहाँ हो गया। संयुक्त व्यंजन में क्या हो गया आपका, हैक्ष त्र ज्ञ श्र, यहाँ पे आपका हो गया +4, यहाँ +4 हो गया आपका। ठीक है, तो 25 4 29, देखिए यहाँ पे 29 4 33 4 37। ठीक है, 37 हुआ। और ये देखिए अयोगवा हो गया, अंग आह जो है, तो 39 में फिर 2 माइनस करेंगे 37। तो आप ऐसे देखिएगा तो टोटल 52 है, और ऐसे 13 39, और ऐसे एक्चुअल में स्वर 11, और आपका ये व्यंजन 37। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा उष्म व्यंजन है, तो आपको याद रखना है अंतस्थ, उष्म, संयुक्त और अयोगवा, ये 4 चीज आपको दिमाग में बैठा लेना होगा एकदम अच्छे ढंग से, कि अयोगवा क्या है, उष्म व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है। ठीक है ना, आपका क्या कहते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या है, ये 4 में कौन कौन आते हैं, 4 4 4 सब में आ रहे हैं, अयोगवा में 2 आ रहे हैं। तो ये पूरा आपको एकदम रटा होना चाहिए। ठीक है ना, डायरेक्ट कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है के। ठीक है ना, संयुक्त व्यंजन है कि आपका दे देगा यहाँ पे देखिए एक हैक्ष, इसमें से कोई उठा के, यहाँ से व्यंजन से कोई उठा डाल देगा, ये 4 में कोई एक आपको मिसमैच करके घुसा देगा। तो ये दिमाग में रहना चाहिए कि अंतस्थ व्यंजन क्या है, उष्म व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है, और आपका अयोगवाह क्या है। ठीक है, पूरा क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम हिंदी के इधर पे चल गए, तो हिंदी भी आपका खत्म। अब यहाँ से नागपुरी चलते हैं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि थोड़ा बहुत वहाँ चेंज है, ज्यादा नहीं। एक्चुअली नागपुरी ही ना आपसे बढ़ करके जो है मूल आधार मान करके नागपुरी बना है। तो अब यहाँ से चल लिए तो अब चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए हिंदी में समझिए, अब वहां पे जाकर के थोड़ा नागपुरी में क्या नहीं है उसको हटा देंगे। अब जब नागपुरी की अलग ग्रामर है तो कुछ तो इससे चेंजेस होगा। ठीक है ना, इससे एक्स्ट्रा तो नहीं होगा, लेकिन इससे कटछट के कुछ होगा अपना। चलिए अब चलते हैं देखिए नागपुरी पे। देखिए सेम एकदम मजेदार ढंग से उसी तरह एकदम बना लेंगे, इसका भी पीडीएफ बना लेंगे एकदम, आपको एकदम उसी अंदाज में आपको हम पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए एकदम। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब यहां देख रहे हैं नागपुरी में क्या है, देखिए अब यहां नागपुरी में देखेंगे स्वर वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण देखेंगे नागपुरी हम यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण टोटल नागपुरी में कितना होता है, याद रखिएगा 8 होता है। ठीक है, और व्यंजन कितना होता है आपका 33, व्यंजन रखिएगा 33 होता है, याद रखिएगा। तो स्वर्ण वर्ण में क्या हो रहा है, अ आ हर्षई दीर्घई हर्षो दीर्घौ ए औ, बस ये आपका आता है। ऊपर में देखिए ये 4 है और नीचे 4 है। ठीक है, अंग और अ नहीं होता है क्योंकि स्वर प्लस व्यंजन है, अयोगवा है। और आई, आई देखिए आई को आई लिखा जाता है, औ को औ लिखा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये 2 है आपका, ये 2 नहीं होता है, अंग अ नहीं होगा, और ऐ और औ को स्वर नागपुरी में काउंट नहीं किया जाता। ठीक है ना, उसका प्रयोग नागपुरी में नहीं है। तो देखिए वहां आपका कितना था 11 था, तो यहाँ से कुछ आपका घट गया यहाँ पे, समझे कि नहीं। देखिए यहाँ पे ऐ और औ का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो इसी तरह क्या है कि कुछ कम हो जाएगा, बस उसी के आधार पे चलेंगे कि हिंदी में ऐसा है, नागपुरी में ये नहीं है। समझ गए, एकदम कंसेप्ट इजी रहेगा, टेंशन भी नहीं होगा, आराम से आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। तो आई और औ का प्रयोग याद रखिएगा यहाँ पे नहीं होता है, आई लिखा जाता है, को आई लिखा जाता है, औ का औ लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण देखिए आपको क्या 33 और एक्चुअल में 31, अयोगवा को हटा देंगे तो। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, वही कंठ मूर्धा तालु जो बताए, तो टोटल 25 हो गया। क से हुआ
चौ से यहाँ, ठीक है, टौ से मूर्धन्य, तौ से दंत नौ, पौ से मौ तक, तो ये आपका 25 हो गया। अब देखिए अंतस्थ में, देखिए अंतस्थ में य और ल वहां भी 4 था, देखिए यहाँ भी आपका 4 था, यहाँ भी देखिए अंतस्थ में य और ल 4 था, और यहाँ भी देखिए यहाँ भी आपका कितना है, 4 है। उसमें देखिए ताले वर्ष मूर्धन्य स दंत स ह, लेकिन यहाँ पे आपका कितना हो गया, 2 हो गया। क्यों? क्योंकि ताले वर्ष और मूर्धन्य स का प्रयोग जो है नागपुरी में नहीं होता है, उसके लिए दंत स ही लिखा जाता है। ये ताले वर्ष आप लोग देख रहे होंगे, आधा ताले वर्ष प्लस ताले वर्ष प्लस मूर्धन्य स, ये जो आप देख रहे हैं ये तीनों को दंत स ही लिखा जाता है, इसका प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए ये दोनों माइनस हो गया आपका, तो 100 बचा 2। तो देखिए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त में वहां 4 था, हेक्सोत्तरज्ञ, यहाँ एक भी यूज नहीं होता है, ठीक है ना, एक भी यूज नहीं होता है। तो आपका कितना हो गया, देखिए हेक्सोत्तरज्ञ ये कुछ भी यूज नहीं होगा, और अंग और अह तो आपका क्या हो गया, अयोगवाही हो गया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, तो यही है 25, यहाँ 4 29, 29 2 31, एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से 4 है, 25 29 31, और ये हो गया आपका 2, ये क्या हो गया आपका अयोगवाह है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे आपका 31 ऐसे नागपुरी में गिना जाता है, यहाँ पे आपका 8 है, ठीक है। देखिए अब आपको बताया ना, देखिए मूल नागपुरी में क्या है, मूर्धन्य भी जो है दंत नौ में बदल जाता है, याद रखिएगा मूर्धन्य जो है, मूर्धन्य को दंत नौ लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ तो ये तो आपको हम बता दिए। और ये जो आपको बताए हेक्ष को जो है, हेक्ष को देखिए ऐसे, हेक्ष को यहाँ पे जो है छ और ख दोनों लिखा जाता है, ठीक है। तो आपका त्र का जो है, त्र का जो है त्र ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। और ज्ञों का आपका जो है, ज्ञों का गे लिखा जाता है, गे। आपका स्र का जो है शर लिखा जाता है। ये सब नागपुरी में यही वर्ण इसलिए स्टार्ट किए हैं, अभी से चलेंगे कि ऐसी चीजों को लिखेंगे। ताले वर्ष मूर्धन्य को दंत में लिखा जाता है, मूर्धन्य को आपको दंत नौ में लिखा जाता है, हेक्ष को छ ख में पराया छ में लिखा जाता है, कहीं कहीं ख में लिखा जाता है, त्र का तर में लिखा जाता है, ज्ञों क्या ज्ञों में लिखेगा, स्र का सर में लिखा जाता है, ठीक है। चलिए चलिए अब चलते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कखनो कखनो जो है य को य ज में बदल जाता है, ल र में, व ब में बदल जा रहा है। याद रखिएगा क्या है कि कभी कभी क्या होता है, कखनो कखनो मतलब कभी कभी य ज में बदल जाएगा, ल र में, व ब में। तो इसका मतलब क्या है कि प्राय आपको य के जगह ज देखने को मिलेगा, ल के जगह र देखने को मिलेगा, और व के जगह ब देखने को मिलेगा नागपुरी में प्राय। लेकिन कभी कभार लिखा भी जाएगा आपको एज इट इज, क्योंकि देखिए आप क्या है ना कि नागपुरी का जो मूल, ये देवनागरी लिपि के मूल को या हिंदी के मूल को बचाने के लिए नागपुरी में अब बहुत सारे लेखक ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं, मतलब य का प्रयोग करने लगे हैं, ल का प्रयोग करने लगे हैं, व का प्रयोग करने लगे हैं मॉडर्न के हिसाब से। अभी जो व्याकरण आपको हम बताए ना, जो 9 तरह का व्याकरण बताए थे बुक, तो वो अभी वैसा रिटर्न में है नहीं, ठीक है ना, वो रिटर्न में है नहीं, ठीक है। वो बुक लिखा गया था, अभी आपका मॉडर्न ग्रामर चल रहा है। तो हिंदी की मौलिकता को बचाने के लिए भी क्या है, आपको बराबर आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग मिलते हैं, लेकिन क्या है कखनो कखनो क्या है य ज ल र व ब में बदल जाएगा, यानी दोनों का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए दोष को देखिए क्या है, दोष में लिखा जाता है। पुरुष को क्या है, पुरुष में लिखा जाएगा, चाहे पुरुष में आपको बताया ना। मूर्धन्य स को क्या है, देखिए यहाँ पे मूर्धन्य स को 100 में लिखा जाएगा, या कहीं कहीं इसको ख में भी लिख डालते हैं, स्पेशली मूर्धन्य स के केस में, ठीक है। तो क्या है पुरुष भी लिख लेंगे, प्राय तो पुरुष लिखाता है, कहीं पुरुष भी लिख लेंगे, ठीक है। ऋषि का देखिए उसी तरह ऋषि लिखा जाता है, और ऋषि भी लिखते हैं लेकिन बराबर ऋषि लिखा जाता है। योग का देखिए जोग लिखा जाएगा, संयोग का संजोग लिखा जाएगा, क्षमा का क्षमा लिखा जाएगा, छतरी का खतरी लिखा जाएगा, त्राण का त्राण लिखा जाएगा, ज्ञान का ज्ञान लिखा जाएगा, ठीक है। वही जो बस शब्दों को जो बदल दिए हम, जो बदल दें, य का ज, ल का र, व का ब, और ये सब की जगह हेक्ष का छ, त्र का तर, ज्ञ का ज्ञ, स्र का सर, ठीक है। ये सब में जो आपका बदलाव है उसके आधार पे आपका उदाहरण देकर के बता दिए कि ऐसे लिखा जाता है। अगर हम लिखें तो ये मत समझिएगा कि सर आप मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे लिखा जाता है। ये हो गया। अब चलिए अब हम चलते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, देखिए अब क्या है, एक अपवाद पे चलते हैं। चलिए अपवाद में चलते हैं, क्या कि देखिए क्या है अपवाद,
कुछ मौलिक हिंदी शब्द मन से नागपुरी पूरा पूरी खैप नखें के हिंदी रूप में लिखल जा रहा है। क्या है, कुछ कुछ नागपुरी शब्द जो है नहीं खपता है, मतलब जो होता है ना गुना ठीक से नहीं बैठता है, नहीं होता ना कि अरे नहीं बैठ रहा, तो वही नहीं बैठता है, तो वैसे शब्द को हिंदी को ही एज इट इज नागपुरी में लिखा जाता है। और अब ऐसे शब्दों का प्रयोग ज्यादा होने लगा है, उस टाइम तो नहीं होता था, लेकिन अभी क्या है, अब हिंदी को बहुत सारे शब्दों को नागपुरी में एज इट इज यूज किया जाने लगा। जैसे देखिए वहां आपको पता है ना, कखनो कखनो लिखा जाता है, इसका मतलब कखनो कखनो लिखा जाता है, मतलब कभी यो को यो भी लिखा जाता है, कभी कभी यो को जो भी लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी तरह क्या है, देखिए ये शब्द जो है नहीं खपता। जैसे देखिए आपको क्या बताए, मूर्धन्य को हम बताए ना आपको दंत नौ में लिखने के लिए, ठीक है ना। ताले वर्षों को हम क्या बताए आपको दंत सौ में लिखने के लिए, हैक्षों को हम क्या बताए आपका हैक्षों में लिखने के लिए, ऐसे, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा आपको क्या है कि जैसे देखिए वर्ण, शिक्षा, रक्षक, ये सब शब्द जो है एज इट इज नहीं खपता, इसलिए हिंदी की तरह ही लिखा जाता है, समझे बात को। तो यहाँ पे वर्ण वर्ण ही देखने मिलेगा, शिक्षा शिक्षा देखने मिलेगा, और रक्षक रक्षक देखने को मिलेगा। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदी की तरह ही एज इट इज यूज होते हैं। चलिए अब नागपुरी ध्वनि मनक वर्गीकरण कई ठो आधार आहे। तो याद देखिए नागपुरी का अब ध्वनि मन को शब्द बनाते हैं, शब्द से वर्ण बनता है। तो याद रखिएगा ध्वनि जो है वर्ण का पहला इकाई है ना, तो ध्वनि मन का वर्गीकरण कितना आधार पर करते हैं, 3 ठो आधार है इसका। वर्गीकरण का आधार कितना है, 3 ठो। देखिए वर्ण या ध्वनि मन का वर्गीकरण आधार क्या है, 3 गो, सुनने के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, और प्रयत्न के अनुसार। अब हम सबको डील करेंगे, सब में स्वर्ण और व्यंजन ही पढ़ेंगे, लेकिन कुछ विशेष के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब पहला चलते हैं सुनने के आधार पर। देखिए पहला है सुने के आधार पर। तो सुने के आधार पर जो है वर्ण या ध्वनि मन को 2 भागों में बांटा गया, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन, ठीक है। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण, ठीक है। यहाँ देखिए सुनाई देवल आधार पर ध्वनि मन के कई भाग में बांटल जा है। डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा से कि सुनाई देवल आधार पर ध्वनि मन या वर्ण के कई भाग में बांटल जाए। सुनाई देवल के आधार पर, सुने के आधार पर, ठीक है ना, सुनाई देवल के आधार पर। तो आपको याद रखना आधार कितना है, 2, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे कितना, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है। यहाँ 3 मत कर दीजिएगा। तो ध्वनि मन का वर्गीकरण का आधार क्या है, तो 3, सुनने के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, और आपका क्या है उच्चारण के आधार पर। और उसके बाद जैसे देखा सुनने के आधार पर आपका ध्वनि मन के वर्गीकरण कितने भाग में बांटा गया है, सुनने के आधार पर ध्वनि मन कई भाग में बांटल जा है, तो याद रखिएगा 2 भाग में बांटल जाए, स्वर्ण और व्यंजन। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है ना। इस सब क्वेश्चन को याद रखना है, ये वाला याद रखना है, इस तरह का क्वेश्चन याद रखना है। यहीं से उठा क्वेश्चन दे देगा, पता चला वर्ण तो पढ़े सर, स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण याद है, पूछ लीजिए, लेकिन एग्जाम में नहीं बना पाया, पता नहीं क्वेश्चन कहां से दे दिया। तो यही से उठा के दे देगा एकदम कि सुनने के सुनाई देवल आधार पर ध्वनि मन के कई भाग में बटल जाए, वहां दिमाग घूम जाएगा, ऑप्शन 2 3 4 5 रहेगा, क्या कीजिएगा। तो इसको पहले तो याद रखिए कि 3 भाग में ध्वनि मन का वर्गीकरण किया गया है, सुनने के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, प्रयत्न के अनुसार। अब सुनने के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, तो इसको पढ़ लेंगे। फिर उच्चारण के आधार पर देखेंगे कितने भाग में बांटा गया है, फिर देखेंगे प्रयत्न के अनुसार को कितने भाग में बांटा गया, तो सबको कितने भाग में बांटा गया याद रखना है एकदम। इसीलिए ये फॉर्मेट आपको दिया गया है। ये जो ग्राफ जो देख रहे हैं ना, आपका जो ये ग्राफ देख रहे हैं, इसीलिए आपका ये फॉर्मेट में दिया गया, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए स्वर वर्ण, ठीक है। अब देखिए पहला क्या था, स्वर्ण वर्ण था, 2 भाग में बांटा, स्वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण, स्वर उ वर्ण मन के कहना जेकर उच्चारण बगैर कोनो बाधा के करल जाएला। मतलब स्वर्ण जो है उस वर्ण को बोलते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी बाधा के किया जाता है या स्वतंत्र रीति से किया जाता है। वही हिंदी का डेफिनेशन आपको बताया ना कि हिंदी ग्रामर खोल के रखिए, कहीं कोई टेंशन नहीं होगा, हिंदी और आपका ये दोनों तैयारी होते रहेगा। तो क्या है स्वर्ण किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है, जो बिना किसी बाधा के उच्चारित होता है। पूरा हिंदी डेफिनेशन एकदम, ठीक है, स्वतंत्र रीति से। देखिए नागपुरी में मूल स्वर 8 बताए थे, आ हर्ष दीर्घ हर्ष दीर्घ ए ओ, वही है 8 स्वर जो आपको स्टार्टिंग में बताए थे। मात्रा कर नजर से स्वर कितना प्रकार के हुए हैं, याद रखिएगा। अब स्वर में आ गया हम, जैसे आप पहले यहाँ पे क्या पढ़े थे, आपको क्या हम बताए, यहाँ पे हमको बताए कि सुनने के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वर्ण वर्ण एक व्यंजन वर्ण। लेकिन अब स्वर्ण वर्ण में भी क्या चल रहा है कि मात्रा कर नजर से स्वर कितना प्रकार कर हुए है, तो मात्रा कर नजर से स्वर भी 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा
कि मात्रा कर नजर से स्वर कितना प्रकार के हुए हैं, तो आपको लिखना होगा 2, 3, 4। तो याद रखना होगा कि स्वर्ण वर्ण जैसे घुसते हैं, 3 आधार है, 3 आधार के बाद हम घुसते हैं उसमें शून्य के आधार पर। शून्य के आधार पर क्या उसका 2 भेद है, आपका स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। और स्वर्ण वर्ण जब पढ़ेंगे तो फिर वहां पे आपका क्या दे रहा है कि मात्रा के आधार पर जो है इसका जो है स्वर्ण वर्ण को क्या है, इसके 2 आधार है। मात्रा का नजर से स्वर्ण कितना प्रकार के हुए हैं, तो मात्रा का नजर से स्वर वर्ण जो है 2 आपका 2 प्रकार के होला है। कौन कौन है, देखिए उसमें हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर है ना, मात्रा कर नजर से। तो याद रखिएगा कि मात्रा कर नजर से स्वर्ण वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, एक हर्ष स्वर, एक दीर्घ स्वर। तो मात्रा की नजर से स्वर्ण वर्ण कितना प्रकार के हुए हैं दे देगा, तो याद रखिएगा 2 प्रकार के, ठीक है। एक कौन, हर्ष स्वर, एक दीर्घ स्वर, क्योंकि व्यंजन तो है ना, व्यंजन अभी पढ़ेंगे, अब स्वर में चल रहे हैं, स्वर को पढ़ रहे हैं। तो देखिए हर्ष स्वर में क्या आपका आ गया, अ, हर्षई हर्षऊ। देखिए अ ऐसे लिखते हैं, हर्षई ऐसे, हर्षऊ ऐसे। दीर्घ स्वर में आ गया क्या, आ, देखिए आकार आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ठीक है ना। ए आपका आ गया औ, ये आपका आ गया दीर्घ स्वर, ठीक है। तो याद रखिएगा, पूछ देगा कि हर्ष स्वर का उदाहरण कौन है, तो याद रखिएगा अ हर्षई हर्षऊ, इसको हर्ष स्वर बोलते हैं। दीर्घ स्वर का उदाहरण पूछ देगा आपको कौन है, डायरेक्ट पूछ देगा कि इनमें से एकर में से दीर्घ स्वर के, ठीक है ना। तो आपको याद रखना होगा दीर्घ कौन है, आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, औ, 5 दीर्घ स्वर और 3 हर्ष स्वर। टोटल तो 8 होता ही है स्वर, ठीक है। तो सबसे पहले स्वर कितना है ये याद रखना होगा, 8। और उसमें से हर्ष स्वर कौन है ये याद रखना होगा, दीर्घ स्वर है कौन है ये याद रखना होगा। कितना प्रकार से वर्गीकरण किया गया ध्वनि मन का, 3 प्रकार से, प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण के आधार पर और शून्य के आधार पर। हम अभी शून्य के आधार पर पढ़ रहे हैं। शून्य के आधार पर कितना वर्ण को कितने बाइफर्केशन किया गया है, 2, एक हर्ष स्वर, ये आपका हर्ष स्वर कहते हैं, एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। अब हम स्वर वर्ण पढ़ रहे हैं, तो मात्रा कर नजर से स्वर वर्ण को कितने भाग में बांटा है, मात्रा, तो मात्रा के नजर से स्वर वर्ण को 2 भागों में बांटा गया, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। अब हर्ष स्वर कौन है, तो अ हर्षई हर्षऊ। दीर्घ स्वर कौन हो गया, 8 में से 3 घटा दिए, 5 बच गया दीर्घ स्वर। तो ऐसी चीजों को पढ़ना है, एकदम कंसेप्ट जो एकदम क्रिस्टल क्लियर की तरह होना चाहिए कि वर्ण से कहीं से कुछ ना गर्दा उड़ा देंगे एकदम। एक भी क्वेश्चन, वर्ण से 2 क्वेश्चन रहेगा, 1 या 2 क्वेश्चन तो रहना ही रहना है एकदम। क्वेश्चन किसी भी एंगल पे नहीं छूटना चाहिए। उसके बाद जब खत्म होगा हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वर्ण का कुछ आपको करा देंगे एकदम एकदम 80। तो मेरा मानना है आपको इसको 90% मेरा स्टूडेंट सही करेंगे, 90% से नीचे स्कोर नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण समूह कर उच्चारण में स्वर वर्ण समूह कर मदद कर दरकार होइला, वही हिंदी वाला कि जो है जिसको व्यंजन की सहायता से उच्चारित करने वाले स्वर्ण की सहायता से उच्चारित करने वाले शब्द को व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण का मदद लेना पड़ता है। पूरा हिंदी वही डिफिनेशन है, डिफिनेशन पूछेगा भी नहीं आपको, समझे कि नहीं, क्योंकि पूछने का बहुत सारा चीज, इसलिए डिफिनेशन नहीं पूछेगा, पूछेगा तो पूरा हिंदी वाला डिफिनेशन याद रखिए, लिखना तो आपको है नहीं। चलिए जैसे क ख पढ़ते हैं ना, ख में ख जोड़ा, ख क में क जोड़ा, व्यंजन और स्वर दोनों आ रहा है। तो क अपने आप में आपको दिख रहा है व्यंजन, लेकिन उसके साथ स्वर जुटा हुआ है, बिना स्वर वर्ण के व्यंजन वर्ण आ ही नहीं सकता है। तो यही आपका हो गया व्यंजन वर्ण। देखिए जिसका उच्चारण मुख से वायु या कम या बेसी के साथ अवरोधित होकर निकलता है व्यंजन वर्ण कहलाता है। ये भी आपका हिंदी का ही डिफिनेशन है, जिसका उच्चारण कम या बेसी वायु जो है हवा अवरोधित होकर निकलता है व्यंजन वर्ण कहलाता है, कोई इशू नहीं है। अब चलिए 10th, अब देखते हैं क्या है। जैसे यही है आपका व्यंजन जो है आपका समझने वाला चीज है, व्यंजन कुछ है नहीं आपका, ठीक है, व्यंजन कुछ है नहीं, याद रखिएगा क्या है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य र ल व श ह, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया टोटल चीज आपका व्यंजन वर्ण जो बताए थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, पढ़ते रहिए वो सारा चीज व्यंजन हो गया। मैंने आपका 8 स्वर छोड़ करके सब व्यंजन है, क्लियर है। अब चलते हैं उच्चारण कर आधार पर। अभी हम बताते हैं वर्गीकरण का 3 आधार है, पहला शून्य के आधार पर, दूसरा उच्चारण कर आधार पे। अब उच्चारण के आधार पे हम चलते हैं, इसको भी क्या है, उच्चारण के आधार पर ध्वनि मन को कितना भाग में बांटा गया है, तो 2, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा कि उच्चारण के आधार पर ध्वनि मन के कितना भाग में बांटल जा है, तो 2 भाग में बांटल जा है, ठीक है। कौन, एक स्वर दूसरा व्यंजन, ठीक है। देखिए स्वर क्या है, देखिए अब क्या है, अब यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या है, उच्चारण ठाव के आधार पर स्वर ध्वनि का वर्गीकरण करल जाए 3 आधार पर, याद रखेगा उच्चारण ठाव के आधार पर स्वर ध्वनि के वर्गीकरण करल जाए 3 आधार पर, ठीक है ना। वहां जो था आपका प्रयत्न के हिसाब से, ये आपका क्या बोलते हैं, आपका क्या था, पहला प्रयत्न के हिसाब से देख लीजिए आपका क्या था, शून्य के आधार पे, शून्य के आधार पर हर स्वर का जो है आप बाइफर्केशन किए थे हम, मात्रा कर नजर से में 2, और यहाँ देख लीजिए जैसे आप उच्चारण कर घुसते हैं, उच्चारण के आधार पर जैसे
स्वर व्यंजन बांटा गया है, स्वर व्यंजन ही पढ़ना है। तो स्वर में जैसे घुसेंगे तो क्या है, स्वर जो है उच्चारण ठाव कर आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। एक अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, यहाँ आपको 3 रखना होगा, वहां 2 था, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक है ना। और आपका यहाँ क्या हो गया, उच्चारण कर आधार पर क्या है, तो 3 है। कौन कौन, आपका अग्रस्वर, मध्यस्वर, अग्रस्वर, मध्यस्वर, अपस्वर। अग्र मध्य मतलब वही जीभ का खेला, जीभ के आगे भाग से कौन बोला जाता है, मध्य भाग से कौन बोला जाता है, और सबसे अंतरिम भाग के जीभ का निचली पोर्शन, सबसे लास्ट पोर्शन से कौन बोला जाता है, स्वर, ठीक है ना। तो यहाँ अब ये पढ़ेंगे तो एकदम कंसेप्ट क्लियर, नोट्स भी इसी फॉर्मेट में बनाइएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अग्रस्वर, हर्षई दीर्घई, ये पढ़िए ना, हर्षई लगेगा जीभ के टीप से निकल रहा है, हर्षई, दीर्घई, देखिए दीर्घई, देखिए यहाँ पे एकदम जीभ दांत के पास एकदम मैंने हलचल कर रहा होगा, हर्षई दीर्घई, देखिए ए, ठीक है ना। तो एकदम अग्रभाग से। मध्य स्वर से क्या आ रहा है, देखिए मध्य स्वर क्या हो गया, आ, आप देखिए बी से आएगा आ, ठीक है ना, आपको लग रहा है बी से आ रहा आ, ठीक है। पश्च स्वर हो गया एकदम पीछे वाला, क्या होगा, देखिए आ, देखिए एकदम पीछे से निकला आ, एकदम अंदर से एकदम। ऊ, देखिए एकदम भीतर से निकलेगा आवाज, देखिए एकदम लगेगा यहाँ से निकल रहा ऊ, ठीक है। तो ये आपका हो गया ओ, दीर्घाऊ, सब भीतर से निकल रहा है। तो ये आपका हो गया, याद रखिएगा, आपका हो गया पश्च स्वर। तो टोटल देखिए 3 + 1, यहाँ हो गया 3 + 1 और ये +4, आपका टोटल कितना हो गया 8। तो याद रखिएगा स्वर जो है नागपुरी में तो 8 ही है, तो 8 ही करना है। तो अग्र, मध्य और पश्च का खेला है, तो मध्य में सिर्फ 1 है अ, तो याद रखिएगा मध्य स्वर जो है, मध्य एक अ है, और आगे का 3 रखिए, पीछे का छोड़ दीजिए, पीछे का तो पश्च बाकी हो जाएगा। तो हर्षई दीर्घई ये याद रखिएगा। तो अग्र स्वर जब भी बोलेगा हर्षई दीर्घई ए, मध्य स्वर अ, और आपका जो रेस्ट बच गया 4, जो आपका रेस्ट बच गया वो हो गया पश्च स्वर। तो इसको बैठ करके एकदम आसानी से समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया समझा दे रहे हैं, लेकिन इसको रट्टा मार के रखना है, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। देखिए हम क्वेश्चन यहाँ बना भी दिए हैं आपको, ठीक है ना। देखिए यहाँ क्वेश्चन बना भी दिए कि उच्चारण ठाव के आधार पर देवल में से कौन स्वर अग्र स्वर कहल जाएगा। उच्चारण ठाव के आधार पर, उच्चारण ठाव दिया रहेगा, उच्चारण ठाव देख रहे हैं यहाँ, उच्चारण के आधार पर, ठीक है ना, तब इस पे करेंगे। किसी और का दे देगा तो उसके हिसाब से करेंगे। तो उच्चारण ठाव के आधार पर देवल में से कौन स्वर अग्र स्वर हो गया। अग्र स्वर में आप क्या बताए, हर्षई दीर्घई ए बताए थे ना, हर्षई दीर्घई ए बताए थे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हर्षई दीर्घई ए सौभे, तो आंसर हो गया मेरा सौभे। या फिर क्या करेगा, आपका आ हर्षौ दीर्घो दे देगा, एक बीच में तीनों को मिक्सअप कर देगा, ठीक है ना। क्या कर देगा, ऑप्शन ए रख देगा, ए रख देगा आ, बी रख देगा आपका ओ, और सी आपका रख देगा दीर्घाऊ, और डी आपका रख देगा ऑप्शन में ए, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, उच्चारण ठाव के आधार पर देवल में से कौन स्वर अग्रसर कराएगा, तो अग्रसर क्या है, हर्षई दीर्घई ये, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा तब ना। तो मध्य स्वर को याद रखिए, सिंपल एक है अ, अग्र स्वर में 3, हर्षई दीर्घई ये, बाद बाकी पश्च स्वर 8 गो तो स्वर ही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं, एकदम मजेदार ढंग से सेशन पढ़ेंगे, एकदम पूरा एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, एकदम क्वेश्चन बाहर वर्ण से एक भी नहीं आएगा, जिस तरह से आप लोग कराते हैं एक भी नहीं आएगा। चलिए अब देखते हैं हम क्या है। अब हम यहाँ पे चलते हैं, अब उसी का क्वेश्चन अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्च स्वर पढ़ ली। देखिए अ कर उच्चारण में जीव कर कौन भाग कर उपयोग होएला। देखिए अभी क्या है, अब पूछ दिया कि अ के उच्चारण में जीव का कौन भाग का उच्चारण होला। अब तो पता चलेगा सर, वर्ण तो पढ़े, 8 स्वर वर्ण तो होता है, व्यंजन वर्ण तो सब याद है, कवर टवर पूछ लीजिए, परितन तरतन सब बताए थे आप, उच्चारण के आधार पर वो सब है। लेकिन अब अ का उच्चारण कहाँ से होता है, ये किससे पता चलेगा। तो याद रखिएगा जीव के मध्य भाग से, अभी बताया ना कि अ का उच्चारण कहाँ होता है, जीव के मध्य भाग से। तो याद रखिएगा अ का उच्चारण जीव कर कौन भाग कर उपयोग होएला, तो अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग कौन हो नहीं, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो आपको करना अ का उच्चारण जीव कर मध्य भाग से होएला, ठीक है, मध्य भाग से अ का उच्चारण होता है। और इसी को अलग से दे देगा कि इकर में से कौन आपका है, आपका क्या है, आपका पश्च भाग से आपका उच्चारण किया जाता है। यहीं पे आपका दे देगा क्वेश्चन में क्या जो है, ये जो है मध्य स्वर, इकर में से कौन मध्य स्वर के। अब आपको क्या है, मिक्सअप कर देगा, यहीं पे ऑप्शन में आपको मिक्सअप कर देगा। आपको ये याद रखना है अ, इसके साथ हर्षई दीर्घई अ कुछ भी मिक्सअप कर दे आपको, 1 2 3 4 ऑप्शन बना देगा आपको। एकर में कौन से, एकर में के मध्य स्वर के, तो आपको याद रखना मध्य स्वर मेरा भैया अ है, तो इसको याद रखना होगा आपको ऐसे, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। चलिए अब देखिए, अब हो गया तो अग्र मध्य हो गया, फर्स्ट भी पढ़ लेते हैं। उच्चारण ठाव
पंच स्वर कर आधार पर देवल में से कौन वर्ण के, उच्चारण ठाव पंच स्वर पर आधार में दिल से कौन सा वर्ण के, क्या है, उच्चारण ठाव पंच स्वर कर आधार पर देवल में से कौन वर्ण के, कौन है, आ, हर्षौ, दीर्घौ, शौभे। देखिए ये शौभे है, आपके सब है, इसमें एक छूटा हुआ है, 4 है ना, आपको क्या बताए थे, अग्र में 3 और मध्य में 1, 4, इसमें 4 है, आ, हर्षौ, दीर्घौ, हो सकता है चारों दे दे आपका और 5वां शौभे कर दे या 3 देके शौभे कर देगा। तो देखिए आ, हर्षौ, दीर्घौ आपका एगो हमको लगता है औ छूटा हुआ है, यहाँ देख लीजिए देख रहे हैं ना, यहाँ ओ है ना, तो एक औ हो गया आपका, ठीक है। अब चलते हैं व्यंजन, अब चलते हैं व्यंजन, वही कंठ, ओष्ठ, तालव, मूर्धन्य, दंत, वत्सर्य, स्वर, तंत्रमुखी, दंतोष्ठी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चलते हैं, अब व्यंजन, तो देखिए क वर्ग तो वही है, आपका कंठ से वही है, ओष्ठ से चौथा टोटो मूर्धन्य तो ये अब स्व वर्ष से हो गया, और स्वर यंत्र मुखी आपका कितना हो गया, याद रखिएगा, स्वर यंत्र मुखी आपका हो गया ह, तो स्वर यंत्र मुखी किसको बोलते हैं, ह, और दंतोष्ठ को किसको बोलते हैं, व और फ को, बहुत इंपॉर्टेंट है, दंतोष्ठ व और फ, और स्वर यंत्र मुखी हो गया आपका ह, और वत्सर्य में क्या आ गया आपका, आ गया देखिए ये नया है, न, र, ल, स, ज, ठीक है ना, ये तो आपका ठीक हो, ये तो आपका क्लियर होगा, क, ख, ग, घ, ओष्ठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत में याद रखिएगा, यहाँ पे दंत में आपका क्या है, द द, और वत्स में क्या क्या, दंत में 9 यहाँ पे नहीं है, याद रखिएगा ये 9 यहाँ पे नहीं है, इसको वत्स में काउंट करते हैं, वत्सर्य में, तो 9, र, ल, स, ज, वत्सर्य है, ठीक है। और स्वर यंत्र मुखी कौन सा है, तो ह, ठीक है, और दंतोष्ठी कौन सा है, तो व और फ। तो ये 3 चीज को याद रखिएगा कि किस कौन सा है, दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा है, तो दंत और ओष्ठ का जब भी आएगा तो आएगा व और फ, दंत ओष्ठ, ठीक है। और आपका स्वर यंत्र मुखी तो याद रखिएगा सिर्फ ह, स्वर यंत्र मुखी वर्ण कौन सा है, तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि स्वर यंत्र मुखी वर्ण के कौन सा एक में के है, तो ह एक, ठीक है। दंत ओष्ठ का व फ, ठीक है, दंत दांत और ओष्ठ दोनों का, ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशन से बोला जाता है व और फ, ठीक है। और स्वर यंत्र मुखी आ गया ह, और एक अलग से आपको क्या है, वत्सर्य याद रखना कौन है, न, र, ल, स, ज, ठीक है, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5, याद रखिएगा। वत्सर्य में कौन सा आता है, न, र, ल, स, ज, आपको ये याद रखना है, कहीं भी पूछ लेगा क्वेश्चन कि वत्सर्य में से इकर में से कौन वत्सर्य वर्ण ना है के, ठीक है ना, या नहीं है के, ठीक है, तो उसमें क्या है, 3 यहाँ पे 9 र देगा, एक कुछ और कोई घुसा देगा, ह घुसा देगा आपको, या दंतोष्ठ घुसा देगा, या कंठ, ओष्ठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत से किसी से भी ये घुसा देगा। तो आपको वत्सर्य याद रखना है, न, र, ल, स, ज, ठीक है, 2-4 बार पढ़िएगा, एकदम याद हो जाएगा। नोट्स अपने हैंड रिटन में मस्त ढंग से बना के रख लीजिए, ठीक है। चलिए अब क्या है, उच्चारण ठाव कर आधार पर व्यंजन वर्ण कर वर्गीकरण कई रूप में करल जाएगा। देखिए तो कितना है, टोटल 8 है ना, 1 से, तो याद रखिएगा उच्चारण ठाव के आधार पर व्यंजन वर्ग का वर्गीकरण 8 भाग में किया गया। स्वर्ण वर्ग का कितना था उच्चारण ठाव पर, 3, अग्र, मध्य और पश्च। और उच्चारण ठाव के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण कितने भाग में किया गया है, 8 भाग में। कौन कौन, तो कंठ पहला, दूसरा ओष्ठ, तीसरा आपका हो गया तालव्य, चौथा मूर्धन्य, 5वां दंत, छठा वत्सर्य, 7वां आपका हो गया स्वर यंत्र मुखी, और 8वां आपका हो गया दंतोष्ठ, ठीक है, 8 भागों में। चलिए उसी तरह ये क्वेश्चन आपका इस तरह वीवीआई क्वेश्चन है। अब देखिए उच्चारण ठाव दंतोष्ठ से कौन वर्ण कर उच्चारण देवल में से होइला, ये है उच्चारण ठाव दंतोष्ठ से कौन वर्ण कर उच्चारण देवल में से होइला, क्या है, इसमें से कौन सा दंतोष्ठ से उच्चारण होता है, दंत और ओष्ठ से किसका बहाना हम लोग याद किए, व और फ का, आप देख लेंगे, ट, ठ, व, फ, विकल्प 3 तथा 4, तो ये हो जाएगा, क्योंकि व और फ दोनों दंतोष्ठ से बोला जाता है, 3 और 4, तो ये 5वां मेरा ऑप्शन होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। चलिए उच्चारण कर आधार पर स्वर यंत्र मुखी वर्ण के, उच्चारण के आधार पर स्वर यंत्र मुखी वर्ण कौन सा है, देखिए व, न, फ, ह दे देगा, याद रखिएगा स्वर यंत्र मुखी ह है। मध्य भाग में, जीव के मध्य भाग से किसको बोला जाता है, अ है, तो जो सिंगल है उस पर ज्यादा फोकस देना है, कभी भी पूछ लेगा। स्वर यंत्र मुखी ह, उच्चारण के आधार पर मध्य भाग से जो है स्वर वर्ण में कौन है, आपका है, तो मध्य भाग में अ, दंतोष्ठ व, फ, ठीक है ना, वत्सर न, र, ल, स, ज, ठीक है। इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे चीजों को, बाद की कंठ, ओष्ठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत में कोई दिक्कत आपको है नहीं, ठीक है, ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं।
तो ऐसे चीज़ों को पढ़ेंगे। यहाँ पे आपका पहला लेक्चर, आपका दूसरा लेक्चर यहाँ पे जो है, और वर्ण का पहला लेक्चर आपका समाप्त होता है। ये आपको आपको प्ले स्टोर पे दास सर में जाकर के ऐप में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप चीज़ों को अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आपको पीडीएफ फाइल भी वहीं पे मिलेगा। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और स्टडी पर फोकस्ड रहिए। सभी को जय हिंद।